नमस्कार साथियों, मिशन सरकारी राजस्थान के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, 5 जुलाई यहाँ पे क्या है, 5 जुलाई 2026 को LDC भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। उसके लिए मैं आपको मॉडल पेपर करवा रहे हैं। आज है मॉडल पेपर नंबर 6। जीके के लिए हम यहाँ पे मॉडल पेपर करवा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के मॉडल पेपर को शुरू करते हैं। यदि मॉडल पेपर चाहिए तो टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हो। तो चलते हैं मॉडल पेपर के ऊपर। आज के मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा रामसर स्थल के बारे में आप बताइए। कौन सा सबसे बड़ा भारत का रामसर स्थल है, कौन सा सबसे छोटा है। तो एक बात आपको बता दूं, जो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो है सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और भारत का सबसे छोटा जो रामसर स्थित है वो है रेणुका आर्द्रभूमि। कहाँ पे स्थित है? वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा रामसर स्थल, सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश। तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, देवदार के वृक्ष से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। अब देवदार के वृक्षों के बारे में पता होना चाहिए कि जो देवदार के वृक्ष है कहाँ पे पाए जाते हैं। जो देवदार के वृक्ष है वो हिमाचल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, कश्मीर, पंजाब, गढ़वाल में। और यहाँ पे सदाबहार नुकीली पत्ती वाले पेड़ होते हैं। कहाँ पे? जो देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं हिमाचल वाले क्षेत्र में। और 30 मीटर लगभग इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 30 मीटर होती है जो ये पेड़ पाए जाते हैं, जहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। और इनकी लकड़ियाँ कठोर और मूल्यवान होती हैं, जिनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेलवे स्लीपर बनाने के लिए, सुगंधित तेल के लिए। इस प्रकार इनका उपयोग किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट है, ये वृक्ष केवल दक्षिणी भारत में। गलत बात। अभी आपको बताया ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी से सुगंधित तेल निकलता है, बिल्कुल सही बात है। और यह भवन निर्माण में भी उपयोगी है। इनका निर्माण रेलवे स्लीपरों के लिए भी किया जाता है। बी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, ये पर्णपाती नहीं सदाबहार वन होते हैं। ये देवदार वृक्ष की ऊंचाई भी बताया 30 मीटर के आसपास इनकी ऊंचाई होती है। तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के संदर्भ में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इनको बताना है। तो मैं आपको फिर से बता दूँ, फिर से रिमाइंड करवा दूँ। जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आए, आपको वीडियो को रोकना है, आप खुद आंसर देने का प्रयास कीजिए। फिर मैं आपको यहाँ पे डिटेल बताता हूँ, फिर वापस से वीडियो को ओपन कर लीजिए और फिर देखिए कि मेरा क्वेश्चन सही हुआ है या गलत हुआ है। ऐसे आपको चेक करना है, खुद का आकलन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन से संबंधित आपको यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। आपको क्या बताना है इनमें से कि सत्य कथन कौन से हैं, यानी कितने कथन यहाँ पे सत्य हैं। पहला है, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरुआत की गई। जल जीवन मिशन की बिल्कुल सही बात है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ। इस मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी आपूर्ति कराना है। बिल्कुल सही बात है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को, यानी प्रत्येक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर की जो पानी की आपूर्ति है वो कराना आवश्यक है, यानी ऐसा इसमें लक्ष्य रखा गया है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी का अनुपात, देखिए जो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट है गलत है, 60-40 नहीं है। जो केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी का अनुपात है वो है 50% राज्य सरकार और 50% केंद्र सरकार यहाँ पे क्या करेगी? वहन करेगी। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, 1 व 2 सही है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, केवल 1 व 2 सही है। नेक्स्ट है, बूंदी और बेंगू किसान आंदोलन के संदर्भ में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। इनके बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कौन कौन से कथन है बूंदी और बेंगू किसान आंदोलन के संबंधित। अब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, रूपा जी धाकड़, कृपा जी धाकड़ बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। ये बात बिल्कुल सही है। जो रूपा जी धाकड़ हैं और कृपा जी धाकड़ है बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं। गोलीबारी में इनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। 13 जुलाई 1923 को इनकी हत्या कर दी गई। ध्यान रखिएगा, रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ को गोलीबारी में ये शहीद हो गए। दूसरा है, नानक जी भील कहाँ से संबंधित है? बूंदी किसान आंदोलन से। और इनकी हत्या कर दी गई कहाँ पे? डाबी कांड में। डाबी कांड में क्या हुआ? नानक जी भील जब झंडा गीत गा रहे थे तब पुलिस ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी और इस गोलीबारी में बूंदी के अंदर नानक जी भील शहीद हो गए 2 अप्रैल 1923 को। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, 1 व 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर के संदर्भ में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। इनके बारे में बताना है कि आपको कौन से यहाँ पे कथन सही हैं, कौन से गलत हैं।
तो पहला दे रखा है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 10 जनवरी 1968 को हुई। ये बात गलत है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना यहाँ पे 10 जनवरी 1966 को हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1966 को ही HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 को हुई, ना कि 68 को। यह जावर माइंस से निकले हुए जस्ते को शुद्ध करने का कार्य करती है। बिल्कुल सही बात है। जावर माइंस कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। यहाँ पे चांदी सीसा जस्ता निकलता है और इसे शुद्ध कौन करती है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी करती है। यह संयंत्र जस्ते के साथ साथ कैडमियम और चांदी का भी उत्पादन करता है। बिल्कुल सही बात है। चांदी, सीसा, जस्ता और कैडमियम एक साथ निकलते हैं, मिश्रित रूप में होते हैं। जब भी इनको निकाला जाता है तो शुद्ध करने के लिए इन संयंत्रों का काम में लिया जाता है। वर्ष 2005 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को निजी हाथों में सौंप दिया गया। 2005 में इस जो ये उपक्रम था उसे निजी कंपनी के हाथों में सौंप दिया गया। बिल्कुल सही बात है। तो पहला गलत है, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, केवल 2, 3 व 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मरुस्थल से संबंधित यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि यहाँ पे कितने कथन गलत हैं, कितने सही हैं। तो पहला दे रखा है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है। ये बात बिल्कुल सही है। ये है हमारा राजस्थान, और राजस्थान में यहाँ पे है अरावली विभाजक रेखा, जो यहाँ अरावली पर्वतमाला, जो यहाँ पे राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। जबकि यहाँ पे जो पश्चिमी मरुस्थल है उसको यहाँ पे 2 भागों में बांटने का काम कौन करती है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो 2 भागों में कौन कौन से? शुष्क भाग है और इधर वाला भाग अर्धशुष्क भाग है। तो इन 2 भागों में यहाँ पे बांटती है। नेक्स्ट है, यह मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो थार का मरुस्थल है, साथ में जो पूरी मैदानी प्रदेश है राजस्थान का, या हाड़ौती वाला, सॉरी, यहाँ पे जो पूरी प्रदेश है वो क्या है? टेथिस सागर का भाग है। और अरावली पर्वतमाला और पठारी भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट, बिल्कुल सही बात है, पहला भी सही है। मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो मरुस्थल का ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। यदि ये स्टेटमेंट ना मिले आपको तो वह बोलेगा कि जो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो ही क्या है? मरुस्थल का ढाल है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र भी उत्तर पूर्व से यहाँ पे दक्षिण पश्चिम की ओर है, कुछ ऐसे है। नेक्स्ट है, रेतीले शुष्क मैदान में औसत जो वार्षिक वर्षा है 20 सेंटीमीटर से कम होती है। बिल्कुल सही बात है। औसत वार्षिक वर्षा आप 20 सेंटीमीटर के आसपास मान सकते हो, या इससे भी अत्यंत कम होती है। तो ये चारों के 4 स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य और बरखान बालू का स्तूप के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। आपको इनको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है या कौन सा गलत है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? यानी 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 4 में से कितने कथन सही है? पहला है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप वायु की दिशा के समानांतर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बनते हैं वायु की दिशा के समानांतर बनते हैं, रट लेना। बरखान जो बालू का स्तूप है चंद्राकार स्थिति में बनते हैं। चंद्राकार जैसे ये चांद होता है वैसे ही यहाँ पे बरखान बालू का स्तूप बनते हैं। नेक्स्ट है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में कौन सा बालू का स्तूप है जो यहाँ पे बालू का स्तूप के प्रमुख क्षेत्र हैं? तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, बरखान स्तूपों की ऊंचाई सामान्यतः 100 से 200, ये गलत है। तो ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती 100 से 200 मीटर। जब बरखान बालू का स्तूपों की बात होती है इनकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर के आसपास होती है। हाँ, चौड़ाई हो सकती है 100 से 200 मीटर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो 1, 2 व 3 सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही है यहाँ पे? केवल 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है, लाठी सीरीज और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और यहाँ पे गलत कथन की आपको पहचान करनी है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में जुरासिक काल की परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। बालू का स्तूप मुक्त मतलब वहाँ पे पथरीली चट्टानें पाई जाती हैं जिसे जुरासिक काल की चट्टानें कहा जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, चांदल नलकूप को थार का गड़ा कहा जाता है। थार का गड़ा क्यों कहा जाता है चांदल नलकूप को? वहाँ पर मीठा पानी मौजूद है इसलिए इसे थार का गड़ा कहा जाता है। सेवण घास गोडाउन की प्रजल स्थली है। बिल्कुल सही बात है। सेवण घाट लाठी सीरीज के आसपास पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर मीठा पानी है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे? गोडाउन की प्रजनन स्थली। किसको? सेवण घास को। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट है, लाठी सीरीज क्षेत्र में केवल कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ
यहाँ भूगर्भिक जल का अभाव है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अभी आपको बताया कि जो लाठी सीरीज है एक प्रकार की भूगर्भिक मीठे पानी की जल पट्टी है रेगिस्तान के अंतर्गत, और वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ नहीं, वहाँ पे घास उगती हैं, सेवण, धावण, करण, अजान, यहाँ पे पौष्टिक घासें पाई जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, क्योंकि असत्य पूछा है तो डी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है राजस्थान की आंतरिक अफवाह और यमुना नदी तंत्र के संदर्भ में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे गलत यानी असत्य कथन का चयन करना है। इनमें से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। तो पहला है साबी नदी उद्गम, तो साबी नदी का उद्गम है सेवर की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही बात है। जो वर्षा ऋतु वाली अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है, वर्षा ऋतु में ये है सबसे ज़्यादा विनाश लीला के लिए, विनाश लीला मतलब यहाँ पर बाढ़ आ जाती है साबी नदी में, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। दूसरा है बाणगंगा नदी विराटनगर से निकलती है और यह रुंडित नदी है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह वर्तमान में यमुना में नहीं पहुँचती है और विलुप्त हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है रूपारेल नदी के बारे में, रूपारेल नदी का उद्गम अलवर से उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है और भरतपुर के पास जाकर लुप्त हो जाती है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। रूपारेल नदी उद्गम अलवर से उदयनाथ की पहाड़ियों से। नेक्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट है गंभीरी नदी, इसका उद्गम करौली की सपोट्रा तहसील से होता है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। जो यहाँ पे गंभीरी नदी है करौली से होती है, लेकिन नादोती यहाँ पे ना, दो और तीन, ये जो नादोती नाम का स्थान है वहाँ से निकलती है क्या, गंभीरी नदी, और यह उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में जाकर यमुना में विलुप्त हो जाती है। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, यह चंबल में मिलती है, चंबल में नहीं मिलती है, यह उत्तर प्रदेश में जाती है गंभीरी नदी और यमुना में पहुँच जाती है। तो यहाँ पे ये जो डी स्टेटमेंट है गलत है, असत्य के बारे में पूछा है। नेक्स्ट है राजस्थान की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, जो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, यानी आपको यहाँ पे एसटी पूछ ले तो सबसे बड़ी है भील जनजाति, प्रतिशत के हिसाब से अलग, सॉरी यहाँ पे भील नहीं है, मीणा जनजाति सबसे अधिक है, ये मीणा जनजाति सबसे ज़्यादा जयपुर में पाई जाती है। और ये जो कितना परसेंट है, जो कुल जनजातियाँ हैं, जो सारी की सारी जनजातियाँ मान लो 100% है, इसका लगभग 47% जो जनजातियाँ हैं वो मीणा पाई जाती हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, भील गलती से निकल गया, यहाँ पे मीणा जनजाति है वो सबसे सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती हैं, जयपुर में सर्वाधिक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि आभूषण के संबंधित क्वेश्चन है और राजस्थान में सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है, इसके बारे में आपको बताना है। देखो सिर पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, बोरला, सिसफुल, रखड़ी, टिकड़ा, ये सभी क्या पहने जाते हैं, अपने सिर के ऊपर पहने जाते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बोरला। अब इनके बारे में आपको बात बता दूं, जो नेवरी है वो पैर का आभूषण है, किसका आभूषण, नेवरी पैर का आभूषण है। गोखरू हाथ में पहने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, हाथ का आभूषण है कौन, सॉरी यहाँ पे जो गोखरू है हाथ का आभूषण है, ये बात बिल्कुल सही है। और तिमणिया है, तिमणिया कहाँ का आभूषण है, तिमणिया गले का आभूषण, तिमणिया गले का आभूषण है, गोखरू हाथ का, नेवरी पैर का आभूषण है। नेक्स्ट है राजस्थान में महासागरों और उनकी चट्टानों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, आपको इनमें से किसके बारे में बताना है, सत्य कथन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, किसके बारे में, जो महासमूह की चट्टानें हैं उनके बारे में। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि भील महासमूह में मुख्य रूप से बुंदेलखंड नीस और पटीस नीस चट्टानें पाई जाती हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो यहाँ पे भीलवाड़ा समूह है वहाँ पे बुंदेलखंड और पटीतनीस की प्रमुख चट्टानें पाई जाती हैं, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है अरावली महासमूह की चट्टानें क्वार्ट्ज, ग्रिड्स और फाइलाइट के साथ मिश्रित निश का अभाव है, यहाँ पे अभाव नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे किसका प्रधानता है, यहाँ पे अरावली महासमूह में सबसे ज़्यादा क्वार्ट्ज चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रिड्स के साथ साथ निश की भी, मिश्रित निश की प्रधानता है, अभाव नहीं है। अभाव की जगह यहाँ पे प्रधानता होती तो सही होता, तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा यहाँ पे गलत हो चुका है। तीसरा है मालानी क्षेत्र का निर्माण मुख्य रूप से राइलोइट लावा से हुआ है, जो आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं, बिल्कुल सही बात है। मालानी श्रेणी रायोलाइट लावा से निर्मित है और आग्नेय चट्टानें हैं, तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो इसमें आंसर होगा सी, पहला व तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह कौन सा भौतिक विभाग है जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अभी पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बता दिया था, वहाँ तैतीस सागर का अवशेष बता रहा था। तो यहाँ पे जो अरावली पर्वतमाला है, साथ में जो पठारी प्रदेश है गोंडवाना लैंड का भाग है, जबकि यहाँ पे
पश्चिमी मरुस्थल है, यानी थार का मरुस्थल है, और मैदानी प्रदेश है वो यहाँ पे टेटिस सागर का भाग है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पश्चिमी मरुस्थल यहाँ पे गलत बात है, पूरी मैदान भी गलत है, अरावली पर्वतमाला बिल्कुल सही है, गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के विस्तार और उसके संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, इनके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है या कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि थार का जो मरुस्थल है वो कुल मरुस्थल है उसका 62% है, बिल्कुल सही बात है। भारत में जितना भी मरुस्थल है उसका 62% भाग राजस्थान में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का विस्तार राज्य के 16 जिलों में है, बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी मरुस्थल जो प्रदेश है राज्य के 16 जिलों में बटा हुआ है। तीसरा है यह क्षेत्र अक्षांश रूप से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। ये देखिए जो यहाँ पे मरुस्थल है ये है राजस्थान में यहाँ पे मरुस्थल फैला हुआ है। ये यहाँ पे कितने डिग्री से कितने डिग्री के मध्य फैला हुआ है, 25 डिग्री से 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य फैला हुआ है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है राजस्थान के इस मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 2,09,142 वर्ग किलोमीटर है। ये बात बिल्कुल सही है। 3,42,239 में से 2,09,162 किलोमीटर तो क्या है यहाँ पे मरुस्थल फैला हुआ है राजस्थान में। तो चार स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, सभी चारों यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी हैं और क्या पूछ रहा है, जैसलमेर और बीकानेर जिला कौन सा यहाँ पे जलवायु प्रदेश में आता है। कोपेन ने 4 जो जलवायु प्रदेश हैं उनमें राजस्थान को बांटा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है राजस्थान, 4 भागों में इन्होंने बांट दिया है। यहाँ पे AW, यहाँ पे CWG और यहाँ पे BSHW, यहाँ पे और यहाँ BSHW, उसके बाद में है BWHW, इस भाग में बांट दिया है। मैंने आपको बताया नीचे है AW, यहाँ पे है CWG, यहाँ पे है BSHW और यहाँ पे है BWHW। सबसे बड़ा भाग है यहाँ पे BWHW का, और कोपेन ने इस भाग को BWHW है जो उष्ण शुष्क प्रदेश है सबसे ज़्यादा भाग है, और यहाँ पे जो जैसलमेर और बीकानेर वाले भाग हैं BWHW में भाग है। AW में कौन सा है, यहाँ पे दक्षिणी जो राजस्थान है, यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ का कुछ भाग, झालावाड़ का कुछ भाग जो कि यहाँ पे AW क्षेत्र में है। दे रखा है कि अरब सागर और अपवा तंत्र में माही नदी की सहायक नदियों के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों के बारे में आपको बताना है। तो पहला कथन है जो जाखम नदी है उसका उद्गम है भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से, बिल्कुल सही बात है। जाखम नदी का उद्गम भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से होता है। दूसरा है मानसी वाकल परियोजना राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो साझा वाली परियोजना है, और जिसमें राजस्थान सरकार 70% और 30% भागीदार कौन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, दूसरा भी सही है। तीसरा है एरा या इरू नदी का उद्गम डूंगरपुर से होता है। यहाँ पे एक गलत दे रखा है, जो एरा और इरू नदी है उसका उद्गम प्रतापगढ़ से होता है, डूंगरपुर से नहीं होता है, प्रतापगढ़ से जिले क्या होता है इसका उद्गम होता है, और यह बांसवाड़ा में माही नदी में जाके मिल जाती हैं। तो तीसरा यहाँ पे गलत हो चुका है। चौथा है अनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के आम्बेर गांव से होता है, बिल्कुल सही बात है, अनास नदी MP से निकलती है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो चुका है, तो राइट आंसर होगा C। नेक्स्ट है सांबर झील के संबंध में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको क्या बताना है कि संबंधित कूट में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। निर्माण किसने करवाया सांबर झील का, चौहान शासक वासुदेव द्वारा इसका निर्माण कराया गया बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। नेक्स्ट है अफवाह क्षेत्र में 4 जिले हैं, जयपुर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन और सीकर। पहले इसमें नागौर आता था, अब डीडवाना कुचामन आ गया है इसमें, किसके अफवाह क्षेत्र में, सांबर झील के अफवाह क्षेत्र में। तीसरा है नमक उत्पादन में देश का कुल 12.5%, ये गलत बात है। जो नमक उत्पादन करती है सांबर झील देश का यहाँ पे 8.70% उत्पादन करती है, ना कि 12.5%। तो यहाँ पे 8.70% देश का नमक उत्पादन करती है। तो तीसरा यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि तीसरा गलत है, तो गलत के बारे में पूछा है। और जो 1990 है उसमें इसको रामसर साइट में क्या क्या दिया गया, स्थान दिया गया, शामिल किया गया, किसको, सांबर झील को रामसर साइट कब घोषित किया गया, 23 मार्च 1990 को। और जो ये राजस्थान की है वो दूसरी रामसर साइट है, पहली रामसर साइट कौन सी थी, केरदेव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल पीली मिट्टी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों के बारे में आपको सत्य कथन के बारे में बताना है, लाल पीली मिट्टी के बारे में।
तो देखिए, लाल पीली मिट्टी के बारे में बात बता दूं, इसका रंग लोहा आयंस यानी कि लोहे की अधिकता के कारण क्या होता है, लोहा मिला होता है, तो इस कारण ये लाल पीली मिट्टी दिखती है। और जब लाल पीली मिट्टी है जिसमें जल मिला दिया जाता है तो ये जल को सोख लेती है और यह पीला रंग देती है। इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, सिरोही, करौली, भीलवाड़ा और अजमेर जिले में पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन कार्बनिक तत्व भरपूर होते हैं, गलत है। दूसरा, जल योजन के बाद मिट्टी का रंग पीला दिखाई देता है, बिल्कुल सही बात है। तो सत्य कथन पूछा था तो दूसरा सही है यहाँ पे। ये यहाँ पे नागौर जिले में नहीं पाई जाती है। यहाँ पे किस किस जिले में, फिर से बता देता हूँ, ये यहाँ पे सवाई माधोपुर, सिरोही, करौली, भीलवाड़ा और अजमेर जैसे जिलों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मृदा के संदर्भ में जो 14 भाग वर्गीकरण किया गया है, असत्य कथन के बारे में आपको बताना है। कौन सा यहाँ पे असत्य है? पहला है साइरोजम मुख्य रूप से श्रीगंगानगर में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। साइरोजम के साथ साथ कहें रेविना मृदा है, रेवेरिना, वो भी कहाँ पे पाई जाती है? श्रीगंगानगर में पाई जाती है। रेवेरिना मृदा कहाँ पे है? श्रीगंगानगर में पाई है। और जिप्सीफेरम मृदा कहाँ पे पाई जाती है? बीकानेर जिले में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। देखो रट लेना इनको, ये नाम दिए गए हैं, कौन से जिले में कौन सी मृदा है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है रेवेरिना मृदा मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, गलत बात है। जैसलमेर, बाड़मेर में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो रेतीली मृदा है दूसरा नाम वो पाई जाती है, ना कि रेवेरिना। अभी आपको बताया जो रेवेरिना मृदा है वो श्रीगंगानगर में पाई जाती है। तो असत्य पूछा है तो सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही असत्य है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर जैसे जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वनस्पति और लघु वन उपजों के संबंध में सही सुमेलित कथन का चयन कीजिए, यानी कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं और आपको इनको मिलान करना है। देखो पहला है रोइडा का नाम, रोइडा है उसका नाम दे रखा है प्रोस्पेस एनेरियो, ये यहाँ पे गलत है। ये जो प्रोस्पेस एनेरियो है वो यहाँ पे खेजड़ी का नाम है। किसका नाम है? खेजड़ी वृक्ष का नाम प्रोस्पेस एनेरियो है। और रोहिडा का नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, ये क्या है? रोहिडा का नाम है। नेक्स्ट है, तेंदू के पत्ते को क्या बोलते हैं? टिमरू बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और इसका प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। तो सत्य कथन पूछा है तो 20 का राइट आंसर होगा, बी सही है। नेक्स्ट है, लाख खेजड़ी की छाल से प्राप्त चिपचिपा पदार्थ है, नहीं, लाख इससे नहीं बना जाता है। लाख लेसिफर लपका नामक एक कीड़े से निकलता है जो बरगद, पीपल, पलाश के पेड़ के ऊपर रहता है, उसकी लार से यहाँ पे क्या बनाया जाता है? लाख बनाया जाता है। खोंप है, खोंप चमड़ा साफ करने वाला, नहीं, ये गलत बात है। खोंप एक प्रकार की झाड़ी है जो खिपोली फलियों में लगती है और चमड़ा साफ करने के लिए आंवला और झाबुई का इस्तेमाल किया जाता है। तो खोंप का इस्तेमाल चमड़ा साफ करने के लिए नहीं किया जाता है, तो ये भी गलत हो चुका है। केवल यहाँ पे बी सही है और उसका यहाँ पे आंसर आपको बता दिया है। क्वेश्चन है, यहाँ पे वानिकी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कितने कथन सही हैं, कौन सा कथन सही है। यहाँ पे पहला है शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आफरी, आफरी का पूरा नाम याद रख लीजिए, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। आफरी का जो मुख्यालय है वो जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और इसकी स्थापना 1987 में की गई, बिल्कुल सही बात है। ये किसके अंतर्गत कार्य करता है ये भी पूछ सकता है। यह भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून के तहत यह कार्य करता है। 1987 में स्थापना किसकी? आफरी की। नेक्स्ट है, राजस्थान वानिकी एवं वन्य प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में। नेक्स्ट है, मरु वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर, ये गलत दे रखा है। अलवर में राजस्थान का जो वन प्रशिक्षण केंद्र है अलवर में, राजस्थान, देखो कन्फ्यूज मत होना, राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में है, जबकि जो मरु वन प्रशिक्षण केंद्र है वो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। तो पहला और दूसरा सही है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1 व 2 सही है, तीसरा यहाँ पे गलत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की उस्ता कला के बारे में यहाँ पे कुछ कथन है, तो ऊँट के बारे में दी गई उस्ता कला से संबंधित है। अब यहाँ पे किसके बारे में आपको बताना है? सही कथन के बारे में आपको बताना है। देखो जो उस्ता कला है, जो ऊँट के खाल है उसके ऊपर क्या की जाती है? चित्रकारिता की जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं? उस्ता कला बोलते हैं। ऊँट के ऊपर जैसे कटिंग की जाती है अपने बालों की, तो ऐसे ही ऊँट के जो बाल हैं उसके ऊपर कलाकारी की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उस्ता कला बोला जाता है।
जो ऊँट है वो क्या है, राजस्थान का राज्य पशु है। आप बोलोगे वो चिकारा है, तो वो नहीं, वो भी है। इसे पशु यानी पालक श्रेणी में रखा गया है। 2014 को इसे किस श्रेणी में रखा गया था, पालतू श्रेणी का राज्य पशु घोषित किया गया था ऊँट को। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है, जो प्राकृतिक धरोहर सूची है उसमें शामिल है। तो यहाँ पे है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल है। 1985 है उसमें इसको सूची में जगह मिली। किसको, यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको, यहाँ पे 1985 में। इसे पक्षियों को क्या कहा जाता है, सरोग भी कहा जाता है। राजस्थान वेटलैंड अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है। देखिए, जो राजस्थान वेटलैंड अथॉरिटी है उसका निर्माण कब किया गया, उस कमेटी का गठन कब किया गया, 2019 में उस कमेटी का गठन किया गया। फिर से पुनर्गठित 2020 में की गई। तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना है इनको डेटों को। और एक बात बता दूं, इस कमेटी में कुल अध्यक्ष सहित 20 सदस्य होते हैं। कौन सी कमेटी में, राजस्थान वेटलैंड अथॉरिटी है उसमें। और वेटलैंड अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है, तो वहाँ पे राज्य का वन एवं पर्यावरण मंत्री होता है, वो इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं पशु गणना से संबंधित यहाँ पे कुछ डाटा दे रखे हैं। आप में इन डाटा को किसके बारे में बताना है, कितने कथन सही हैं, इसके बारे में आपको बात बताना है। पहला है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु वाला जिला बाड़मेर में है। बिल्कुल सही बात है। जो यहाँ पे सर्वाधिक पशुपालन है राजस्थान के बाड़मेर जिलों में होती है। दूसरा है, भारत के कुल पशुधन का 10% कहाँ पे है, राजस्थान में है। राजस्थान में 10.7% हिस्सा किसका है, पूरे भारत के पशुओं का। नेक्स्ट है, भैंस के मामलों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। नहीं, ये गलत है। यहाँ पे जो राजस्थान है भैंस के मामलों में दूसरे स्थान पर है। भैंस पालन में भैंसों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, जबकि दूसरे नंबर पर है हमारा राजस्थान। तो क्या पूछा, ये तीसरा यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। चौथा है, गोवंश में वृद्धि हुई है। 2012 की तुलना में 2019 में 4.41% की वृद्धि की गई है। ये बात बिल्कुल सही है। जो गोवंश है उसमें वृद्धि की गई है, गायों में वृद्धि हुई है। पहला, दूसरा व तीसरा सही है। यहाँ पे केवल 3 स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान में भेड़ पालन एवं ऊन विकास हेतु संचालित योजना संस्थान के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी कि इनमें से कौन सा गलत है उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है यहाँ पे, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान केंद्र अविकानगर टोंक में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। जो केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र है अविकानगर टोंक में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में की गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि अविका लक्ष्मी योजना भेड़ पालकों को दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता के लिए वित्तीय सहायता देती है। ये गलत है। यहाँ पे अविका लक्ष्मी ना होके वो है अविका पाल नाम की योजना है। वो क्या करती है, जब भी भेड़ की मृत्यु होती है या दुर्घटना से या विकलांगता से, तो भेड़ पालक को वित्तीय सहायता दी जाती है। उस योजना का नाम है अविका पाल नाम की योजना है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। असत्य के बारे में पूछा है तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे असत्य है। और भी स्टेटमेंट हैं। तीसरा है, एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर में है। बिल्कुल सही बात है। विदेशी ऊन का आयात निर्यात केंद्र कहाँ पे है, कोटा में है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दलहनी फसलों की मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने की क्षमता के अपवाद में कौन सा यहाँ पे फसल है। देखिए, जो दलहनी फसलें हैं मिट्टी की उर्वरकता को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। लेकिन एक ऐसी फसल है वो क्या करती है, मिट्टी की उर्वरकता को कम कर देती है। वो कौन सी फसल है, अरहर की फसल है, जिसे गाँव में बोलते हैं अरहर की फसल। और क्या करती है, ये अपवाद है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को क्या कर देती है, कम कर देती है। नेक्स्ट है, नवीनतम भू आकलन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कुल 302 ब्लॉकों में सुरक्षित श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, जो भू जल आकलन रिपोर्ट आई है उसके अंतर्गत कुछ श्रेणियां बांटी गई हैं। पहली श्रेणी है डार्क जोन है। उसके बाद में आपका है अतिदोहित, उसके बाद में है क्रिटिकल, उसके बाद में है सेमी क्रिटिकल, उसके बाद में है सुरक्षित श्रेणी। अब देखिए, डार्क जोन क्या होता है, डार्क जोन वो होता है, मान लो वर्षा होने के बाद क्या होता है, पानी इकट्ठा होकर ज़मीन के नीचे जाता है और
जब भी आप उस पानी को निकालते हो तो यदि आप 100% से ज़्यादा पानी निकाल लेते हो तो मान लीजिए कि 2026 में टोटल जो वर्षा हुई आपके गांव में, मान लो उसमें 10,000 बाल्टियों की वर्षा हुई और 10,000 बाल्टियों का पानी आपके नीचे ज़मीन में चला गया और आपने 2027 के आसपास जब आपने बाल्टी निकाली तो उसमें से 1,000 से ज़्यादा बाल्टी जो आपने जो भी यहाँ पे वर्षा हुई थी उससे ज़्यादा बाल्टी पानी निकाल ली तो वो डार्क जोन कहलाता है। अति दोहित जोन क्या कहलाता है, जितना पानी नीचे गया उतना पानी जो डार्क जोन या अति दोहित जोन है वो कहलाता है। ये दोनों एक ही हैं, या तो डार्क जोन बोल लो या अति दोहित बोल लो। क्रिटिकल क्या होता है, जब भी यहाँ पे जितनी बाल्टी पानी आपका यहाँ पे नीचे गया, कहाँ पे, ये यहाँ पे जो आपका भू संरक्षण है यानी भूजल क्षेत्र है वहाँ पे नीचे ज़मीन में पानी गया उतना ही पानी आपने निकाल लिया तो वो है क्रिटिकल जोन में। उसके बाद में आता है सेमी क्रिटिकल जोन। सेमी क्रिटिकल जोन क्या होता है, मान लीजिए आपका पानी यहाँ पे ज़मीन में गया और उसमें से आपने यहाँ पे 90% के आसपास पानी निकाल लिया तो वो सेमी क्रिटिकल जोन है। और सुरक्षित जोन क्या होता है, जो सुरक्षित जोन होता है लास्ट वाला, वो क्या होता है कि वो 70% से भी कम पानी निकाला जाता है तो वो सुरक्षित जोन कहलाता है। फिर से आपको बात बता दूं, 4 प्रकार के जोन हैं यहाँ पे, अति दोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और यहाँ पे सुरक्षित। अब यहाँ पे प्रतिशत कितना है या फिर कितने कितने ब्लॉक हैं, टोटल यहाँ पे 302 ब्लॉकों में बांटा गया है। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा ब्लॉक हैं अति दोहित के, जिसमें 214 ब्लॉक हैं। अति दोहित के 214 ब्लॉक हैं, क्रिटिकल के यहाँ पे 27 ब्लॉक हैं, क्रिटिकल के यहाँ पे 27 ब्लॉक हैं और यहाँ पे सेमी क्रिटिकल के कितने ब्लॉक हैं, 21 ब्लॉक हैं। और जो यहाँ पे 37 ब्लॉक हैं वो सुरक्षित ब्लॉक हैं। तो यहाँ पे सुरक्षित ब्लॉक के बारे में पूछा है तो 37 ब्लॉक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो सुरक्षित ब्लॉक है। सुरक्षित ब्लॉक ना पूछ के और कोई सा भी पूछ सकता है, इसलिए यहाँ पे डिटेल से आपको बताया है। नेक्स्ट है यहाँ पे भू आकलन रिपोर्ट 2024 के संबंध में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। आपको इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दे रखा है कि राज्य के 7 शहरी ब्लॉक को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। बिल्कुल सही बात है। जो भू आकलन रिपोर्ट है उसमें अजमेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर को शामिल किया गया है। राजस्थान में भू जल दोहन दर 2024 में 149.86% रही, यानी कि यहाँ पे जितनी वर्षा होती है उससे ज़्यादा हम जल निकाल रहे हैं भूमि से। अब कई भाई बोलेंगे कि ज़्यादा वर्षा से ज़्यादा जल कैसे निकाल सकते हैं, जो पहले से जल इकट्ठा है उसको भी हम निकाले जा रहे हैं जल धरती से, तो जल की कमी आने लग गई है। तो यानी कि 149.86 जो परसेंटेज है वो दर रही है, यानी कि 100% जल था तो हम 49% उससे भी ज़्यादा जल निकाल रहे हैं। धीरे धीरे जल समाप्त हो जाएगा नीचे जो भूजल है। नेक्स्ट है तारानगर, खाजूवाला और रावतसर ब्लॉक में पूर्णतः खारे जल पाए जाए हैं। बिल्कुल सही बात है। तारानगर चूरू, खाजूवाला जैसलमेर और यहाँ पे जो रावतसर है हनुमानगढ़, वहाँ पे बिल्कुल खारे पानी के ब्लॉक हैं, वहाँ पे खारा ही खारा पानी है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है, तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट है राजस्थान सिंचाई परियोजना के संदर्भ में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि परियोजना की मध्यम सिंचाई की परिभाषा बताइए। देखिए जो राजस्थान सिंचाई परियोजना है उसमें 3 प्रकार की क्या है यहाँ पे परियोजना है। कौन कौन सी परियोजना है, एक तो बड़ी परियोजना है उसे बोला जाता है वर्थ परियोजना, उसके बाद में है मध्यम परियोजना और उसके बाद में है लघु परियोजना। अब इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो वर्थ परियोजना होती है वो क्या होती है कि वो परियोजना 10 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को क्या करे, सिंचित करे। कितने भूमि को, 10,000 जो यहाँ पे भूमि क्षेत्र है, हेक्टेयर क्षेत्र है, उससे भी अधिक क्षेत्र को यहाँ पे क्या करे, सिंचित करे, तो वो वर्थ क्षेत्र कहलाती है। मध्यम क्षेत्र कौन सा कहलाता है, 2,000 से 10,000 के बीच में जो यहाँ पे हेक्टेयर भूमि को क्या करे, सिंचित करे, वो मध्यम परियोजना कहलाती है। जबकि यहाँ पे जो लघु परियोजना है वो क्या कहलाती है, 2,000 हेक्टेयर से कम वाली भूमि को सिंचित करे तो वो क्या कहलाती है, लघु परियोजना कहलाती है। लघु 2,000 और मध्यम 2,000 से 10,000 के बीच और वर्थ है 10,000 से अधिक। तो मध्यम के बारे में पूछा है 2,000 से लेकर 10,000 तक के, यानी 2,000 से लेकर 10,000 तक के हेक्टेयर भूमि को क्या करती है, सिंचित करती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्यास परियोजना के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। अब आपको इन कथनों का परीक्षण करना है और बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि इस के अंतर्गत पहोंग बांध हिमाचल प्रदेश के मंडी के पास व्यास नदी पर बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है। इस जो परियोजना है उसके अंतर्गत यहाँ पे
जो कौन सा बांध है, पंडोह बांध है, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है पोंग बांध का जो यहाँ पे निर्माण है वो शीतकाल में इंदिरा गांधी नहर में परियोजना में जल आपूर्ति के लिए बनाया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। जो पोंग बांध है उसका निर्माण किसके लिए किया गया है? जब भी यहाँ पे सर्दी आती है उसमें इंदिरा गांधी नहर में पानी की कमी हो जाती है तो पोंग बांध से पानी की आपूर्ति की जाती है। सही है। तीसरा है इस परियोजना ने राजस्थान को कुल 233 मेगावाट, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। राजस्थान को कुल 428 मेगावाट विद्युत ऊर्जा क्या प्राप्त होती है, किससे? इस परियोजना से। तो तीसरा यहाँ पे गलत है। व्यास परियोजना से राजस्थान को 8.6 MFF जल प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान को कुल कितना? 8.6 MAF जल प्राप्त होता है, जो चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा सही है। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट सही हैं? केवल 3 स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है धात्विक और अधात्विक खनिजों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इनके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है? सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। धात्विक खनिज सीधे प्राकृतिक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं, गलत बात है। ठीक है। धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में एक चीज़ बता दूं आपको, जो धात्विक खनिज है जो प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं मिलते हैं, इनमें मिश्रण होता है, यानी कुछ न कुछ चीज़ें मिश्रित पाई जाती हैं, फिर इनको परिष्कृत यानी शुद्ध किया जाता है। और इनमें सबसे मुख्य चट्टानें हैं आग्नेय चट्टानें और धारवाड़ की चट्टानें हैं, उनमें क्या पाई जाती है? धात्विक खनिजें पाई जाती है। दूसरा दे रखा है अधात्विक खनिजें। अधात्विक खनिजें क्या होती हैं? इनको शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये सीधा ही मिलते हैं, यानी मिश्रण अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। मैक्सिमम वो सीधे सीधे ही प्राप्त कर लिए जाते हैं। और ये किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ये अवसादी या परतदार चट्टानों, परत जैसे परत बनी होती है ना, तो परतदार चट्टानों में ये खनिज पाए जाते हैं कि इस परत में ये खनिज है, इस परत में ये खनिज है, अधात्विक वाले। अब सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है कि अधात्विक खनिजों को उपयोग करने के लिए परिष्कृत करना पड़ता है, गलत बात। पहले से ही शुद्ध हो जाते हैं, परिष्कृत किए हुए आते हैं, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा है धात्विक खनिज आग्नेय और धारवाड़ चट्टानों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। धात्विक आग्नेय और धारवाड़ में, और अधात्विक यहाँ पे अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो चुका है। चौथा है जिप्सम और अब्रक धात्विक खनिजों के प्रमुख उदाहरण है, नहीं, ये बात यहाँ पे गलत दे रखी है। जो जिप्सम और अब्रक है वो यहाँ पे अधात्विक खनिजों के यहाँ पे क्या है? उदाहरण है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, तो तीसरा स्टेटमेंट ओनली इसका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कुछ यहाँ पे खाने दी गई हैं, अब आपको इन खानों को मिलान करना है। मैं मानता हूँ कि आपको 2 या 3 भी पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। जैसे यहाँ पे सोने की खान है, सबको पता है, राजपुरा दरीबा आनंदपुरा भूकिया में जो बांसवाड़ा है वहाँ पर इसकी जो सोने की खानें हैं जगतपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया में पाई जाती हैं। यहाँ पे सोना आनंदपुरा भूकिया। तांबा है खेतड़ी सिंगाना सीकर या नीम का थाना जिले में पाई जाती है। तांबा है यहाँ पे नीम का थाना। पहले का बी दूसरे का ए, 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 पहले का बी दूसरे का ए। तो यहाँ पे 2 गलत हो चुके हैं और यहाँ पे 2 ऑप्शन फिर भी बचे हैं आपका। अब चांदी और लोहा के बारे में आपको बताना है कि चांदी कहाँ पाई जाती है और लोहा कहाँ पाया जाता है। तो जो चांदी है सबसे मुख्य खान है जावर की खान, और उसके अलावा राजसमंद है वहाँ पे राजपुरा दरीबा है, वहाँ पे भी चांदी पाई जाती है। दूसरा है लोहा। लोहा कहाँ पे पाया जाता है? जयपुर में पाया जाता है। जयपुर के अलावा दौसा में पाया जाता है। तो यहाँ पे नीमला रायसेला दौसा में क्या है? लोहा पाया जाता है। तो तीसरे का चौथा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरे का चौथा और पहला। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ए इसका राइट आंसर होगा। जैसे आपको मिलान करवाया ऐसे आपको एग्जाम में मिलान करना है। नेक्स्ट है राजस्थान की पहली सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना कौन सी है जहां सीधे सुपर क्रिटिकल इकाई स्थापित की गई है? अब आप एक बात का ध्यान रख लीजिए, सुपर जो क्रिटिकल है वहाँ दूसरी कई जगह पर बनाई गई हैं, लेकिन जो राजस्थान का पहला सुपर तापीय परियोजना है झालावाड़ में स्थित है। और यहाँ पे जो काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो इस नाम से जाना जाता है, किसके लिए? सुपर क्रिटिकल इकाई के लिए। वहाँ पे सीधा ही सुपर क्रिटिकल टावर लगाया गया, सुपर क्रिटिकल इकाई लगाई गई है, और एशिया का सबसे ऊंचा टावर भी यहाँ पे लगाया गया है। और जो दूसरा दे रखा है भाग के लोग लगाएंगे
सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट श्रीगंगानगर वाला लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि सीधे ही यहाँ पर सुपर क्रिटिकल इकाई नहीं लगाई गई है। यहाँ पे पहले थर्मल पावर प्लांट बना, फिर धीरे धीरे करके सुपर क्रिटिकल थर्मल इकाई लगाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट झालावाड़ सुपर क्रिटिकल इकाइयाँ यहाँ पे स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट है मांडा क्लस्टर योजना के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इनके बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। मांडा क्लस्टर योजना के बारे में तो पहला है, यह योजना राज्य के 7 जिलों में और 11 मांडा क्लस्टरों में चलाई जा रही है। बिल्कुल सही बात है, यह योजना जनजातीय क्षेत्रों में चलाई जा रही है। जनजाति के विकास के लिए यह योजना बनाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्र के कुल जनसंख्या 5,000 या उससे अधिक है वहाँ पे चलाई जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि कम से कम वहाँ पे जनसंख्या 5,000 होनी चाहिए, और उसमें भी ये शर्त रखी गई है कि 50% घनत्व के साथ में 50% या उससे अधिक घनत्व होगा किसका, जो अनुसूचित जनजाति है एसटी का, तो वहाँ पर इस योजना को चलाया जाएगा। तो तीसरा क्या है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50% से अधिक होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो पहला, दूसरा सही, तीसरा सही है, तो डी उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर कौन सा है, जो 713 ईस्वी का है और वर्तमान में वहाँ पर काली माता का मंदिर नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, जो 713 ईस्वी का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो 713 ईस्वी का सूर्य मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अब वहाँ पे कालिका माता मंदिर बना दिया गया है। पहले नाम क्या था इसका, पहले नाम था सूर्य मंदिर। सूर्य भगवान की यहाँ पे क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। अब झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है उसका दूसरा नाम है चार भुजा मंदिर। कर्नल जेम्स टोड ने उसे चार भुजा मंदिर कहा है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ मेले दिए गए हैं और स्थान दिए गए हैं, आपको इनको मिलाना है। देखिए, कुछ तो आपको पता ही होंगे, यदि 2-3 भी पता है तो आराम से आंसर हो जाता है। सबसे इजी क्वेश्चन यही होते हैं। भर्तृहरि का मेला यहाँ पे अलवर में बढ़ता है, भर्तृहरि का मेला। गणेश जी का मेला यहाँ पे सवाई माधोपुर में गणेश जी का मेला बढ़ता है रणथंभौर में, जिसे त्रिनेत्र गणेश जी भी बोला जाता है। यहाँ पे भोजन थाली मेला है जो कामा भरतपुर में बढ़ता है। भोजन थाली मेला कामा भरतपुर। सारनेश्वर मेला है जो सिरोही में बढ़ता है। तो यहाँ पे चौथे का क्या है, डी है, चौथे का डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चौथे का डी इनमें है, इनमें है। तो 2 ऑप्शन गलत हो चुके हैं, पहले का सी। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ऐसे आपको मिलान करना होगा एग्जाम में। राजस्थान में ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसको जाता है। देखिए, जो कृपाल सिंह शेखावत है वो ब्लू पोट्री के जादूगर कहा जाते हैं। इन्होंने ब्लू पोट्री में श्रेय दिया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति प्राप्त कराई, और कृपाल सिंह पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में उस वाद्य यंत्र को चुनिए जो घन वाद्य यंत्र है। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन सा घन है, कौन सा अवनद है, कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है। अब देखिए, नगाड़ा है जो यहाँ पे घन वाद्य यंत्र नहीं है, घन वाद्य यंत्र है, मतलब कि 2 लोहे की चीजें आपस में टकराती हैं तो घन वाद्य यंत्र कहलाती है। जबकि चमड़ा है नगाड़ा है जो क्या है, चमड़े से बना होता है और वो अवनद प्रकार का वाद्य यंत्र है। अवनद वाद्य यंत्र वो होते हैं जिन पर चमड़े की खोल चढ़ी होती है, उसे अवनद वाद्य यंत्र बोला जाता है। इन्हें ठोक कर पीट कर बजाया जाता है। तो भैंसे की जो चमड़ी है वो नगाड़ा पर चढ़ी होती है। तो ये क्या है, यहाँ पे अवनद है, घन नहीं है, और सारे के सारे घन वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस चित्र शैली को बनी ठनी चित्र शैली कहा जाता है। सभी को पता है, किशनगढ़ सैनी को बनी ठनी शैली कहा जाता है। और सावंत सिंह जो राजा सावंत सिंह है उनके समय बनी ठनी का जो चित्र है वो बनाया गया है किसके द्वारा, मोरध्वज या निहाल चंद द्वारा बनाया गया। सावंत सिंह का दूसरा नाम है नागरीदास, पूछा जा सकता है। ये सारे एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं ये सारे स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान साहित्य के उत्तर मध्य काल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी के मुख्य रूप से किस प्रकार का काल था। यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि जो 1650 से 1850 के बीच में जो काल हुआ उसमें किनका जो है बखान किया गया है, वीरता का किया गया है, श्रृंगार का किया गया है, रीति का किया गया है। तो जो ये काल हुआ उत्तर मध्य काल, उसके अंतर्गत श्रृंगार, रीति और नीति परक काल कहा जाता है। कौन से काल को, उत्तर मध्य काल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा के युद्ध में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उससे संबंधित आपको यहाँ पे बताना है कितने कथन सही हैं कितने गलत हैं। पहली बात तो आपको बता दूं, खानवा के युद्ध की डेट आपको याद रखनी है। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। बिल्कुल सही बात है, जो खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को हुआ। जो खानवा नामक स्थान है वो भरतपुर जिले के रूपवास तहसील में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। इस युद्ध में महाराणा सांगा ने पाती पर्वन की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित कर राजपूत सरदारों को निमंत्रण भेजा। अब पाती पर्वन क्या है मैं आपको बात बता दूं, यहाँ निमंत्रण दिया जाता है, किसका, युद्ध का निमंत्रण दिया जाता है कि आप हमारी ओर से युद्ध लड़ो। तो क्या ये पाती पर्वन परंपरा है। सभी को यहाँ पे पाती पर्वन से क्या भेजा गया है, निमंत्रण भेजा गया है कि आप हमारे साथ आइए और क्या कीजिए, दुश्मन को युद्ध में शामिल होइए, दुश्मन के लिए युद्ध में शामिल होइए। नेक्स्ट है युद्ध के दौरान राणा सांगा घायल हो गए थे, उनकी जगह जो युद्ध चिन्ह लिया वो झाला अज्जा ने लिया। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया और विजय के बाद गाजी उपाधि धारण की। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चारों के चार यहाँ पे स्टेटमेंट सही है और यहाँ पे ABCD चारों सही हैं। नेक्स्ट है राव भीखा और राव लूणकरण के संदर्भ में यहाँ पे कथन दिए गए हैं। अब आपको को क्या बताना है, असत्य कथन के बारे में बात बतानी है। पहला है राव भीखा ने 1448 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की। बिल्कुल सही बात है, बीकानेर कब बसाया गया, 1448 ईस्वी में। नेक्स्ट है राव भीखा ने पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह किया और अपनी स्थिति मजबूत की। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है B2 सूजा ने अपने ग्रंथ राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब पूछा क्या जा सकता है कि कलयुग का करण किसे कहा गया है, राव लूणकरण को किसने कहा है, B2 सूजा ने कहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे राव लूणकरण ने 1526 में साहिबा युद्ध में मालदेव को पराजित किया। ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। राव लूणकरण 1526 ईस्वी में जो नारनौल के नवाब अमीर खां पिंडारी हैं उनसे लड़ते हुए मारे गए थे। तो साहिबा का युद्ध मालदेव से कोई लेना देना नहीं है। 1526 वाला यह जो मालदेव है वो जो पाइबा साहिबा का युद्ध है, मालदेव का तो लेना है लेकिन राव लूणकरण का लेना देना नहीं है इससे, क्योंकि जो 1526 है वो डोसी के युद्ध में राव लूणकरण यहाँ पे मारा गया। डोसी के युद्ध में राव लूणकरण जी यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई डोसी के युद्ध में नारनौल के आसपास। जो अभिमीरा है उससे यहाँ पे लड़ते हुए मारे गए थे। जबकि यहाँ पे जो साहिबा पाहिबा का युद्ध है राव जेत सिंह और मालदेव के मध्य हुआ था। तो D स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे असत्य कथन के बारे में पूछा है। नेक्स्ट है अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम नामक संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। जो यहाँ पे ये संस्थान है मेव का सामाजिक उत्थान और शिक्षा प्रचार के लिए कार्य करती है। अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम एक मुस्लिम संगठन है। अलवर के मेव के क्षेत्र हैं उसके सामाजिक उत्थान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है इस संस्था द्वारा। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में, अब आपको कौन सा कथन यहाँ पे क्या है गलत है असत्य है उसके बारे में बताना है। जो द्वितीय चरण है वो कौन सा चरण है, उसका नाम क्या है, राजस्थान संघ नाम है, याद रखना। द्वितीय चरण कब गठित हुआ, 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण हुआ। द्वितीय चरण में 9 रियासतों को शामिल किया गया है। कोटा के महाराव वीर सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। और यहाँ पे क्या है मेवाड़ रियासत, नहीं मेवाड़ का तो कोई नाम ही नहीं है, मेवाड़ रियासत तृतीय चरण में आएगी। तो यहाँ पे गलत है, तो C यहाँ पे गलत हो चुका है। मेवाड़ का नाम मत लेना द्वितीय चरण में। तो इस संगठन का उद्घाटन NV गौडगिल द्वारा किया गया, नर हरि विष्णु गौडगिल द्वारा किया गया। तो C इसका राइट आंसर है। गलत के बारे में पूछा है तो C यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स द्वारा वुमन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में सफीना हुसैन किस संस्थान की संस्थापक हैं। अब सफीना हुसैन का नाम किस में लिया गया है, पत्रिका जो प्रतिष्ठित पत्रिका है टाइम्स द्वारा वुमन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में शामिल किया गया है। ये मोस्ट चर्चाओं में रही महिला हैं। अब इसके बारे में आपको बताना है कि यह कहाँ की है। देखो पहले तो आपको बात बता दूं, यहाँ जो सफीना हुसैन है वो मुंबई में गैर लाभकारी संगठन चलाती हैं और यह एजुकेट गर्ल नाम का जो संस्थान है वो चलाती हैं, जिनसे क्या करती हैं जो भी लड़कियां पहले पढ़ाई से छूट चुकी हैं उनको क्या करती हैं दोबारा से रिज्वाइन करवाने की कोशिश करती हैं पूरी, कि वो पढ़ाई से वापस से कनेक्ट हो जाएं।
नेक्स्ट है यहाँ पे फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को किस नए परिसर में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। यानी कि जो पीएमओ है, पीएमओ का मतलब है प्रधानमंत्री कार्यालय, वह उसको कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, उसको सेवा तीर्थ में स्थापित किया जा रहा है। किसको? पीएमओ को। नेक्स्ट है यहाँ पे राजस्थान की दूसरी जो लायन सफारी है उसका शुभारंभ कहाँ किया गया। देखिए, जो राजस्थान की पहली लायन सफारी है जो है नाहरगढ़ जैविक उद्यान, ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे नाहरगढ़ जैविक उद्यान है वो पहली लायन सफारी है। और यहाँ पे जो दूसरी लायन सफारी है यहाँ पे है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो उदयपुर में स्थित है, वो क्या है, राजस्थान की दूसरी लायन सफारी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो यहाँ पे 42वां महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह आयोजित किया गया 2026 में, तो उसमें कर्नल जेम्स टोड सम्मान दिया गया। तो किसको यह सम्मान दिया गया? तो पहले एक बात बता दूं, जो कर्नल जेम्स टोड सम्मान है वो किसको दिया जाता है? विदेशी व्यक्ति को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? राजस्थान के प्रति उनका जो योगदान होता है उसके लिए जो कर्नल जेम्स टोड है वो सम्मान दिया जाता है। महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह के दौरान जो भी विदेशी व्यक्ति है राजस्थान के लिए कुछ काम करेगा, उस जो बेहतरीन काम करेगा उसके लिए दिया जाता है। जो किसको दिया गया? डॉक्टर माली एम्मा एटकिन को यह सम्मान दिया गया इस बार। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 में अजमेर यात्रा के दौरान किस वर्ग की आयु बालिका को राष्ट्रपति व्यापी HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। अब देखिए, जो HPV टीकाकरण है वो किससे संबंधित है? पहले तो आपको बता दूं, यह कैंसर से संबंधित है, गर्भाशय गिरवा कैंसर है उससे संबंधित है। उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा HPV टीके का क्या किया गया? यहाँ पे टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। अब ये कितने जो वर्ष की बालिका उन्हें दिया जाता है? 9 से 14 वर्ष की बालिका को ये HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत के अंतर्गत इसे लिया गया है, जिससे यहाँ पे कैंसर जैसे खतरे को क्या किया जा सके, सुरक्षा दी जा सके। HPV को जो टीकाकरण है वो टाइप 16 और टाइप 18 से सुरक्षा प्रदान करता है HPV टीका। तो ये यहाँ पे जीके कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो ये जो हमारा प्रयास है वो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।